गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, जिसमें मुख्यतः हमारा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है, इसमें हमारा प्रथम अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सिंधु सभ्यता या प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन राजस्थान की मुख्य स्थल, जिसमें से विशेषतः कालीबंगा सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और मुख्यतः ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की कालीबंगा नामक तहसील में स्थित है। इस स्थल की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष नामक पुरातत्व विशेषज्ञ ने की थी। ये सभ्यता घग्गर नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं शुष्क तट पे स्थित है। इसको विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जा सकता है। वैसे इस सभ्यता का काल 3000 ईसा पूर्व माना जाता है, और कालांतर में विभिन्न प्राकृतिक विषमताओं या विक्षोभों की वजह से समय के साथ ये सभ्यता नष्ट हो गई। 1953 में खोज के पश्चात इस स्थल का उत्खनन कार्य आगे भी जारी रहा, जिसमें 1961 ईस्वी से 1969 के मध्य श्री बीबी लाल, बीके थापर, श्री डी.के. खर्रे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. श्रीवास्तव के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन संपादित हुआ। कालीबंगा की खुदाई में प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। प्राक हड़प्पा से तात्पर्य है कि इस स्थल पे हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के भी अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अवशेष भी मिले हैं। इस उत्खनन से कालीबंगा, आमरी, हड़प्पा एवं कोटदीजी तीनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। के पश्चात हड़प्पाई सभ्यता का चतुर्थ स्थल बन गया था। 1983 ईस्वी में हड़प्पा में एक पुरातत्वीय संग्रहालय भी स्थापित किया गया, जिसमें इस स्थल पे 1961 से लेकर 1969 के मध्य खुदाई हुई। उस खुदाई से जितने भी उपकरण या यहाँ से प्राप्त सामग्री मिली, उस सामग्री को यहाँ पे संरक्षित रखा गया है। यहाँ पे मुख्यतः 3 टीले प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में, जिनमें बीच का टीला बड़ा है, जिसे KLB2, KLB का तात्पर्य है कालीबंगा 2। एक छोटा टीला जिसे KLB1 अर्थात कालीबंगा 1 पश्चिम में है। सबसे छोटा टीला KLB कालीबंगा तृतीय, जो पूर्व में स्थित है। यहाँ पर एक जो चित्र दिखाया गया है, ये टेराकोटा का है। टेराकोटा से तात्पर्य कि मिट्टी के बर्तन, और उस पे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, चित्रकारी की गई है। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की तरह ही कालीबंगा में भी 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दुर्ग टीला या नगर टीला कहा जा सकता है। पश्चिम की ओर दुर्ग टीला और पूर्व की ओर नगर टीला। वैसे पुरातत्व विशेषज्ञ और इतिहासकार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहते हैं। प्रथम 2 राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, और इसको तृतीय माना जा सकता है। कालीबंगा में सिंधु पूर्व सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं, जिसे प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। ये किलेबंदी कच्ची ईंटों से बनी थी, जो नगर की सुरक्षा का साधन थी। अन्य हड़प्पाकालीन नगरों की बातें यहाँ भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 है टीले मिले हैं, जिन्हें दुर्ग टीला या नगर टीला कहा गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ का नगर नियोजन
नियोजन से तात्पर्य है नगर की प्लानिंग कैसे की गई थी, नगर को सुनियोजित तरीके से बसाया गया था, किस प्रकार से नगर को बसाया गया था, सड़कें कैसी थी, समकोण पे थी, जगह जगह चौराहे बने थे, गलियां बनी थी, संपर्क सड़कें थी। पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ की खुदाई ने हड़प्पा सभ्यता के महानगर का एक नक्शा तैयार किया है, जो शायद सही मायने में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रथम नगर था। कालीबंगा में उत्खनन में प्राचीन नगर के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें 5 स्तरों में देखा जा सकता था। 5 स्तर है, ये सभ्यता 5 बार बसी और 5 बार उजड़ी। ये दीवारें नगर की चारों तरफ चौड़ी दीवारें थी। ये दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जाती थी। ईंटों की चुनाई करने के बाद इन पे गारे से या जिप्सम मिला के प्लास्टर कर दिया जाता था। अब यहाँ के मकान कैसे थे? साधारणतः मकान 4 या 5 कमरों के होते थे। कई छोटे मकान हैं वो 1-2 कमरों के भी होते थे। बड़े मकानों में 4 से 5 कमरे, बाहर एक आंगन या दालान, कुछ छोटे कमरे होते थे। मकानों के आगे चबूतरे भी होते थे। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लेपा जाता था। कहीं कहीं पक्की हुई ईंटों के भी फर्श प्राप्त हुए हैं। ईंटें, यहाँ की ईंटें हैं वो धूप में सुखाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों के मुकाबले कालीबंगा सभ्यता है दिनहीन सभ्यता प्रतीत होती है, क्योंकि अन्य स्थलों पे जहाँ ज़्यादातर ईंटें जैसे कालीबंगा है, अन्य स्थलों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, राखी गड्डी, वहाँ पे ज़्यादातर ईंटें अग्नि में पका के पक्की की जाती थी, जबकि यहाँ पे पक्की हुई ईंटें बहुत ही कम प्राप्त हुई। ज़्यादातर ईंटें हैं वो कच्ची है। मिट्टी और लकड़ी की बल्ली, यहाँ की छतें हैं वो मिट्टी और लकड़ी की बल्लियों में मिट्टी की बनाई जाती थी। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। नगर की सड़कें चौड़ी और पक्की थी। सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर चौड़ी दीवार और खाइयाँ बनी थी। नगर के दूसरे किनारे पे बड़े कमरे, कुआं एवं दालान बना था, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर के आसपास सुरक्षा हेतु दुर्ग की व्यवस्था थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो जैसी उच्च स्थल की जल निकास व्यवस्था का आभास नहीं होता है, किंतु ये जरूर है, यद्यपि भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया है, किंतु नालियाँ, कुएं, स्नानघर इत्यादि पक्की ईंटों से बने हैं। यहाँ पे भोजन पकाने के लिए चूल्हे 2 प्रकार के होते थे। चूल्हे का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर दसा रहता था और कुछ ऊपर की ओर। नीचे वाले चूल्हों में ईंधन देने या धुआं निकालने के लिए विशेष छेद बने। ये चूल्हे वर्तमान में तंदूर के समान है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खिलौने भी मिले, जिनमें बैलगाड़ी का अस्तित्व भी है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के खिलौने पहियों एवं मवेशियों की हड्डियों के हुए शोध में पुरातत्वविद ने बैलगाड़ी के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, अर्थात बैलगाड़ी जैसा एक खिलौना प्राप्त हुआ है। हवन कुंडों के साक्ष्य कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5 चबूतरे मिले हैं, जिसके शिखर पे हवन कुंड होने की साक्ष्य मिले, अर्थात यहाँ पे हवन किया जाता होगा। पुजारी वर्ग हवन करते थे, तो उनसे संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। कृषि, कालीबंगा एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसाई गई बस्ती थी। यहाँ के नागरिक सभ्य और समझदार थे। यहाँ एक टीले की खुदाई से जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के नागरिकों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। यहाँ प्राप्त जुता हुआ खेत शायद प्राचीनतम जुता हुआ खेत का साक्ष्य है। यहाँ प्राप्त खेत विश्व के प्राचीनतम खेतों का एक नमूना है। संस्कृत साहित्य में वर्णित बहुत धन्य क्षेत्र अर्थात वो क्षेत्र यहीं आसपास स्थित था। विभिन्न प्रकार के धानों या अनाजों की खेती होती थी। इन खेतों में 2 तरह की फसलों को एक साथ
उगाया जाता था। कालीबंगा में मिले प्राग सिंधु संस्कृति के एक जुते हुए खेत के कुंडों के बीच की स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 मीटर है। माना जाता है कि कम दूरी के खांचों में चना और अधिक दूरी के खांचों में सरसों बोई जाती होगी, अर्थात ग्रिड पद्धति से खेती की जाती थी। अब यहाँ पे कौन कौन से उपकरण मिले हैं, तो यहाँ पे उत्खनन में लघु पाषाण उपकरण, माणिक्य, मिट्टी के मनके, शंख, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौने, गाड़ी के पहिए, बेल के खंडित मण मूर्ति, सिलवट्टे आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबे की औजार एवं मूर्तियाँ, क्योंकि सिंधु सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता थी और यहाँ के प्रत्येक स्थल से तांबे की औजार एवं मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा से भी कुछ तांबे के औजार एवं मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पत्थर एवं तांबे दोनों प्रकार के उपकरण प्रचलित थे, परंतु पत्थर के उपकरणों का प्रयोग अधिक होता था। यहाँ से दैनिक जीवन में प्राप्त होने वाली वस्तुएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों में ताम्र धातु से निर्मित औजार, हथियार, मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिसे पता चलता है कि ये मानव प्रशस्त्र युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। मोहरे, यहाँ पे अनेक प्रकार की मोहरें भी मिली है। कालीबंगा में शैलकड़ी की मोहरें एवं मिट्टी की छोटी मोहरें महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई। मिट्टी की मोहरों पर सरकंडे के छाप के निशान से पता लगता है कि इनका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता होगा। कोई भी सामान पैक करके ऊपर मोहर लगाई जाती थी। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी पर बनी हुई मोहरें मिली है, जिन पर वर्षा एवं अन्य पशुओं के चित्र एवं सिंधु लिपि से मिलती जुलती लिपि अंकित है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अर्थात ब्रुष्टोभेदन पद्धति से लिखी जाती थी। कालीबंगा से प्राप्त मोहरें मेसोपोटामिया की मोहरों के जैसी है। तौल के बाट, तो यहाँ पे पत्थर के अनेक तौल के बाट मिले हैं। मोहरों एवं तौल के बाटों से पता चलता है कि यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। और तौल के बाट है वो आनुपातिक रूप से मिलते हैं, ऐसे कि 2, 8, 16, 32, 34, 64, 128 ऐसे बढ़ते हुए अनुक्रमांक में मिलते हैं। ईंटें, कालीबंगा प्राक सिंधु बस्तियों में प्रयुक्त होने वाली ईंटें, इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो इस प्रकार से है: 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर, 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर और 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अलग अलग आकृति की ईंटें प्राप्त हुई है। यहाँ से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, किंतु नालियाँ एवं कुएं में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मकान ज़्यादातर कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन नालियाँ, कुएं इत्यादि में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ कुछ अलंकृत ईंटें भी मिली है। यहाँ पे एक मकान का जब फर्श मिला है जिसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया, और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में एकमात्र यही स्थान मिलता है जिसमें फर्श है, उस फर्श पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। मूर्तियाँ, यहाँ पे अनेक मूर्तियाँ मिली है। तांबे या मिट्टी की बनी मूर्तियाँ, पशु पक्षी मानव मूर्तियाँ मिली है, जिन्हें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान ही है। पशु में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियाँ, जिसे पता चलता है कि पशुपालन एवं कृषि में बैल का उपयोग किया जाता था। अंत्येष्टि स्थल, कालीबंगा के दक्षिण पश्चिम में शवों को गाड़ने के लिए अंत्येष्टि स्थल है। यहाँ के शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं, जिसे R37 कहा गया है। यहाँ अंत्येष्टि 3 प्रकार से प्रचलित है। अन्य स्थलों की तरह यहाँ भी अंत्येष्टि 3 प्रकार से: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, अर्थात शव का पूर्ण रूप से गड्ढा खोद के समाधि कर देना। आंशिक समाधिकरण से तात्पर्य है कि शव को पहले पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए रख दिया जाता और फिर बचा हुआ अवशेष है वो दफना दिया जाता। दाह संस्कार वर्तमान की तरह अग्नि संस्कार की तरह होता था। यहाँ पर
बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, यह जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। यहाँ पे एक ऐसा कंकाल भी मिला है जिसपे के घुटने पे किसी धारदार कुल्हाड़ी के काटने के निशान, अर्थात युद्ध या झगड़े की वजह से उसको व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था, जिसे धारदार हथियार की वजह से उसके घुटने पे कटे हुए या चोट के निशान है। अब ये इतनी उन्नत सभ्यता नष्ट कैसे हो गई? तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ मानते हैं कि भूकंप की वजह से, तो यहाँ पे भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। और कई मानते हैं कि घग्गर नदी या सरस्वती नदी है, उसने अपनी धारा बदल ली, समय के साथ सूख गई। सूख जाने से कालीबंगा सभ्यता का विनाश हो गया और यहाँ के लोग इस स्थल को छोड़ के दूसरे स्थल पे जाके बस गए या रहने लग गए। इस प्रकार ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बाकी का हम कल अध्ययन करेंगे।